नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ alkanes. Petroleum and natural gas are the main sources of alkanes. However, alkanes can be prepared by the following methods. किस किस तरीके से बना सकते हैं? फर्स्ट है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था. डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन एंड एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल टू फॉर्म एल्केन्स, है ना. हमने पढ़ा था जैसे जो हमारे चार्ज्ड सॉरी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे उनका हम हाइड्रोजनेशन करते थे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल. तो वो हमें क्या देंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज एल्केन. ये हमें क्या देंगे जी? एल्केन. राइट. क्लियर है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. इसमें हमने एक वो चीज भी पढ़ी थी जैसे जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं उसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं. अनसेचुरेटेड फैट्स थे उन्हें हमने सेचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट किया था. ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जैसे एल्कीन्स या एल्काइंस, उनका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन्स एज मिलेंगे. These metals absorb dihydrogen gas on their surface and activate the hydrogen. ठीक है, वहां पे क्या करेगा? एड्सॉर्प्शन होती है. एड्सॉर्ब. ठीक है, दे एड्सॉर्ब हाइड्रोजन. राइट. क्लियर है? तो वो चीज रहेगी कि किस तरीके का हमारा ये रहने वाला है. ठीक है जी. तो एड्सॉर्प्शन मतलब उसकी सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बल्क. तो एड्सॉर्ब करेगा डाइहाइड्रोजन का और वो एक्टिवेट करेगा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को. प्लैटिनम प्लैटिनम कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर बट हायर reactivity but relatively high temperature and pressure required with nickel catalyst. ठीक है जी. निकल कैटलिस्ट के लिए हमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत पड़ेगी. राइट. क्लियर है जी. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है जी. रेने निकल आता है हमारा एक. रेने निकल वो क्या है? निकल का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और वहां से हमें प्योर निकल मिलता है. रेने निकल एक्टिवेटेड निकल भी हम बोलते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है. तो वो हमारा रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करा देता है. तो यहाँ पे हमने क्या किया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम और निकल, सिंगल बॉन्ड इथेन इथेन दे देगा. यहाँ पे हमने प्रोपीन लिया तो प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया. प्रोपाइन लिया तो वो हमारा प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा. हालांकि जो प्रोपाइन वाला था वो हमारा 2 स्टेप में रिएक्शन होगा. ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा ये वाला. ठीक है जी. अब 2 स्टेप में ये नहीं कि मतलब आपको हमें रिएक्शन रुकता नहीं है. यहाँ पे एल्काइन था, एल्काइन से एल्केन, एल्कीन, एल्कीन से एल्केन. रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बस चलता रहेगा. ठीक है, रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, कि हम प्रोपाइन से शुरू किया और प्रोपेन में एल्कीन पे आगे रोक देंगे, नहीं साहब, वो रुकने वाला नहीं है. वो अपना हमेशा कहाँ पे? एल्केन. जब तक सभी की सभी ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड खत्म नहीं हो जाते उस तक वो, ठीक है जी, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, वो हमेशा हमारा चलता चला जाएगा. तो इसलिए प्रोपाइन से हमारा प्रोपेन बन जाएगा. नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स. राइट. एल्काइल हेलाइड्स, इसमें क्या हो रहा है? एल्काइल हेलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स. फ्लोराइड्स की रिएक्टिविटी, फ्लोराइड्स की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से हम फ्लोराइड्स यूज नहीं करते हैं. ऑन रिडक्शन, अब हमने ये रिएक्शन किया विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्कीन. यहाँ पे जिंक था, HCl के साथ करोगे ZnCl2 देता है और वो नेसेंट हाइड्रोजन देता है. तो वो क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन एक इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास. दिस विल गिव अस मीथेन एंड HCl. दिस विल गिव अस मीथेन एंड HCl. देखो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़े अच्छे से करनी है. ठीक है, पेपर में पूछी जाती हैं और इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास क्या है? हमने ये क्या है? साइक्लोरो इथेन लिया,
उसका हमने हाइड्रोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो हमें क्या देगा, इथेन बना देगा और HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ये क्या किया, 1 क्लोरोप्रोपेन लिया, हाइड्रोजनेशन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, प्रोपेन देगा और HCl, क्लोरीन जो था वो डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Alkyl halides on treatment with sodium metal and triethyl free from moisture solution gives higher alkanes. This reaction is known as Woods reaction and is used for the preparation of higher alkanes containing even number of carbon atoms. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये RX था, ये alkyl halide था, इसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन किया और XR के साथ, ये क्या करेगा, यहाँ से 2NaX निकाल देगा और ये बना देगा RR and 2NaX, this will be the product, ठीक है। अब देखो चाहे वो 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, उसके ट्वाइस नंबर का हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, उसके ट्वाइस कार्बन का हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, ठीक है। और वो हमेशा हमें इवन नंबर के हाइड्रोकार्बन देगा, इवन नंबर ऑफ हाइड्रो, ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 to the 6 2 to the 4, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें वो देगा। CH3Br, उसका 2Na और BrCH3, ब्रोमीन 2Na, यहाँ से ये निकाल दो, बचा गया CH3CH3, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जितनी भी हमारी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक में, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हमारी मेटल के साथ हो रही हैं वो हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती हैं, वो हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, चाहे वो जिंक के साथ हो रही है, चाहे वो मैग्नीशियम के साथ हो रही है, किसी भी चीज के साथ आप रिएक्शन करोगे तो वो हमेशा हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन, अगर हम 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो हमें मिक्सचर मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3Br लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 2Na प्लस Br CH2CH3, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा, तो इट कैन फॉर्म CH3 CH2 CH3 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 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये 3 प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, ये 3 प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। एक में ऑड नंबर, बाकी मिक्सचर मिलेगा, तो कोई भी मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें, ठीक है साहब, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स से हम किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, जब भी डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा भैया, वहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करेंगे, ठीक है जी। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या होता है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड NaO and CaO give alkanes containing 1 carbon atom less than the carboxylic acid. The process of elimination of carbon dioxide from the carboxylic acid is known as decarboxylation. क्या किया हमने, CH3CONA, इसका NaOH के साथ रिएक्शन किया in the presence of कैल्शियम ऑक्साइड और उसे हीट कर देंगे, ठीक है। क्या मिलने वाला है हमें, देखो यहां से क्या होगा, Na2CO3 निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्चुअल में रिएक्शन होती क्या है, CH3COOH प्लस NaOH, एक्चुअल में रिएक्शन जो हो रही है, जो स्टेप वाइज रिएक्शन है, सो दैट इज CH3COONA, ठीक है, प्लस वाटर। अब ये जो वाटर है ये क्या करेगा, इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जाके रिएक्ट करता है,
ठीक है, और वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। वी नो कि कैल्शियम ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस पे इट हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और वो क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन मेरा फर्दर होएगा। क्या होएगा, CH3COO Na, और ये NaOH, यहाँ से क्या होगा, ये निकलेगा और ये बना देगा CH4 प्लस Na2CO3। क्लियर हो गया। अब ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो H है, अगर मैंने यहाँ पे NaOD यूज किया तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा CH3D। जो मेरा बेस में प्रेजेंट है वो यहाँ पे हमारा H या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम जो भी लगा होगा वो हमारा वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा क्या बन रहा है, एक हाइड्रोकार्बन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन वाला था और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला उसमें 1 कार्बन कम वाला, ठीक है, स्टेप डाउन रिएक्शन होएगा और 1 कार्बन वाला हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। क्लियर हो गया जी, डी कार्बोक्सिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, उसके बाद ये बोलता है कि भैया सोडियम सॉल्ट ऑफ विच, क्वेश्चन एग्जांपल 13.6, sodium salt of which acid will be needed for preparation of propane, which acid will be needed for preparation of propane, write chemical equation for the reaction। ठीक है जी, किस चीज की प्रिपरेशन, प्रोपेन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ब्यूटेनोइक एसिड CH3CH2CH2COONA, राइट। हमें बनाना क्या है, प्रोपेन। अभी हमने पीछे बात किया कि हमें 1 कार्बन कम मिलता है, तो टोटल कार्बन कितने थे, 3 कार्बन है यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि इसमें 1 कार्बन कम हो जा रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन वाला हमने एसिड लिया, उसका NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट किया, तो वो हमें क्या देगा, प्रोपेन देगा, 1 कार्बन कम वाला हाइड्रोकार्बन दे देगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या कहता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में देखो, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये होता है। हमने यहाँ पे ये एनोड कैथोड लिए, ये पॉजिटिव है एनोड, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है जी। अब एनोड पे 2 चीजें हैं हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया CH3, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये CH3CONA ले लिया, मैंने इसका रिएक्शन किया, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो वो किस में कन्वर्ट होगा हमारा, CH3COO माइनस एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, इन 2 आयंस में ये ब्रेक कर जाएगा। अब वाटर था, वाटर भी हमारा क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें आने वाली है, नेगेटिव आयन कौन कौन से हैं, ये CH3CO माइनस और OH माइनस। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल होते हैं, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमारा कैथोड की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों में से CH3CO माइनस और OH माइनस, ये 12th में पता लगेगा आपको होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल देखते हैं, तो CH3CO माइनस का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होएगा टुवर्ड्स द एनोड। तो एनोड पे हमारा कोई रिएक्शन होएगा, क्या रिएक्शन होएगा ये देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, CH3COO माइनस, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर हुआ, कार्बोनेट आयन था, सॉरी कार्बोनेट नहीं, कार्बोक्सिलेट आयन था। यहाँ पे क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, एंड व्हाट वी गेट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O विद अ डॉट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा उसके पास, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, जिसकी वजह से 2CH3, अब ये बॉन्ड टूट गया। अब जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल, और सी सी के पास एक डॉट आ गया, डबल बॉन्ड O था, O के पास एक डॉट आ गया। अब एक डॉट दूसरी डॉट मिलके क्या बना देंगे, CO2। दिस विल गिव अस CH3 डॉट, 2 CH3 थे, एक CH3 डॉट और एक CH3 डॉट, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड्स बना देंगे, दे विल फॉर्म बॉन्ड्स, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये दो फ्री रेडिकल बने थे, उनसे तो हमारा इथेन बन गया, दे विल फॉर्म इथेन, ठीक है जी। और ये क्या देंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एनोड पे रिएक्शन था। अब कैथोड पे भी कुछ रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, दो आयंस भागेंगे फिर से, ठीक है ना, दो आयंस हमारे भागेंगे, सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयन, इन दोनों की रेस लगेगी। अब इसका जो नेगेटिव, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है या डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, और इसका H पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। मैंने आपको बताया जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होएगा वो हमारा मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड। तो भैया कैथोड पे भी कोई रिएक्शन होएगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होएगा, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का ज्यादा है तो H पॉजिटिव विल अटैक ऑन कैथोड, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। तो भैया कैथोड से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और इसके बाद बचा गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक नेचर का, सोल्यूशन क्या है भैया, वो हमारा किसका हो जाएगा, बेसिक नेचर का, ठीक है जी। जी लिख लिया ये यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी की पूरी रिएक्शन लिखेंगे दोबारा से, ठीक है, मैं इसको पूरी को रिरेज कर रहा हूँ। तो हमारे पास बचा क्या, CH3 ओवरऑल रिएक्शन, CH3COONA, इसका मैंने H2O के साथ रिएक्शन कर दिया, है ना, एक्वस मीडियम में होएगा ये, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3CH3, इथेन हमारा बना था, राइट। और उसके बाद क्या बना था, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गए थे, हमारा हाइड्रोजन गैस बना, इवॉल्व हो रहा था वहां पे, और NaOH, NaOH, क्योंकि ये क्या बचे थे, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, पीछे मैंने अभी आपको बताया, दीज आर स्पेक्टेटर आयंस, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, दे आर स्पेक्टेटर आयंस, कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे देखते रहेंगे, एंड दिस मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर, दे मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर। चलिए देखते हैं क्या होता है, Colby's electrolysis, an aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid on electrolysis give alkane, ठीक है जी, वो हमें क्या देंगे, एल्केन देंगे, containing even number of carbon atoms at the anode, CH3CO ने हाइड्रोलिसिस किया, तो इसने क्या किया, इथेन दिया, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड NaOH, ठीक है, which makes the solution basic। हुआ क्या था रिएक्शन में, CH3CO नेगेटिव था, नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव एनोड पे, ये सब रिएक्शन हुआ, मैंने आपको ये सारा दिखाया, मिथाइल फ्री रेडिकल, जब मिथाइल फ्री रेडिकल थे ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे इथेन में, राइट। और कैथोड पे क्या हो रहा था, H2O इलेक्ट्रॉन, तो OH नेगेटिव और हाइड्रोजन जा रहा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते थे, जो हमने शो किया था वो भी ठीक था, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में जब आप हायर क्लास मतलब 11th में 12th में जाओगे या अपनी प्रीलिम या मॉडर्न में देखोगे तो वहाँ पे रिएक्शन दूसरी गिवन है, ठीक है, 12th में भी आपको ये रिएक्शन आएगी, तो ये रिएक्शन आप सही कर सकते हो।
मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। व्हाई? मीथेन क्यों नहीं बना सकते हैं? बिकॉज मिनिमम हमें इसमें क्या हो रहा था, एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन नहीं मिलेगा, दो, कम से कम दो कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो फ्री रेडिकल बनते हैं और वो दोनों जुड़ते हैं, राइट? तो एक फ्री रेडिकल ये था और एक फ्री रेडिकल ये था, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे थे? इथेन बनाया था इसने, ठीक है जी। दोनों ने मिलकर इथेन बनाया था। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। तो वो देखा जाए तो इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स because of covalent nature of CC and CH bond and due to very little difference in electronegativity between carbon and hydrogen atom, they are non polar, है ना, covalent nature के हैं। और उनके they have very little difference in electronegativity, तो उन दोनों को अलग अलग करना मतलब polar nature भी नहीं है, तो that's why they are non polar। they possesses weak van der Waals forces, उनके बीच में क्या है, weak van der Waals forces है। due to weak forces the first four members C1 and 4, C1 to C4 are gases, C5 to C17 are liquid, and those containing 18 carbon atoms or more are solid at 298 Kelvin। they are solid at 298 Kelvin। जैसे आपने देखा होगा वैक्सी सॉलिड्स है ना, आपने ऑक्टेन देखा है, पेट्रोल देखा है, गैसोलीन देखा है, डीजल देखा है, केरोसिन ऑयल देखा है, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अभी घर पे जो एलपीजी आती है वो गैसियस नेचर में होती है, ब्यूटेन होती है वो, ठीक। तो दे ऑल आर गैसेस, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक। What do you think about solubility of alkane in water based upon non-polar nature of alkanes? अब वाटर जो है वो पोलर नेचर का होता है, एंड वी नो लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजॉल्व होएगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होएगा। तो हमारे जो एल्केन्स है दे आर नॉन पोलर इन नेचर, और वाटर जो है वो पोलर नेचर का है, तो वो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होंगे, दे आर इमिसिबल इन वाटर। ठीक है, अगर आप इन्हें कभी कोशिश भी करोगे तो किसी बीकर में या बॉटल में, तो पानी नीचे आ जाएगा और ये जितने भी एल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन्स हैं, ये ऊपर फ्लोट करेंगे, राइट? तो petrol is a mixture of hydrocarbon and is used as a fuel for automobiles. Petrol and lower fraction of petroleum are used in dry cleaning of clothes to remove grease stains. On the basis of this observation, what do you think about the nature of greasy substance? अब जो greasy substance है, they are of non polar nature। मैंने अभी आपको बताया like dissolve like, like dissolve like, polar polar में dissolve होगा, non polar में dissolve होगा, like dissolve like। तो जो ग्रीस है वहां पे डिजोल्व हो जा रही है, ग्रीस क्या है, नॉन पोलर नेचर की है, और ये हाइड्रोकार्बन भी क्या है, हमारे नॉन पोलर नेचर के हैं, ठीक है। यू आर करेक्ट इफ यू से ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर alkanes is non-polar and hence hydrophobic in nature। वो water repelling होता है, they are hydrophobic in nature। It is generally observed that in relation to solubility of substance in solvents, polar substances are soluble in polar substances are soluble in polar solvent, whereas non-polar ones in non-polar solvents like dissolve like। अब थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा था कि like dissolve like dissolve like, ठीक है जी, क्लियर है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे आर वाटर रिपेलिंग, इसी वजह से वो क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्केन्स आर गिवन इन टेबल 13.2। अब देखो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही होगी, टेबल हमने देखा नहीं है, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करेगी बॉइलिंग पॉइंट हमारे इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हमारे इंक्रीज करेंगे, राइट? कैसे इंक्रीज करेंगे, देखो कार्बन फर्स्ट कार्बन वाला गैस था, 4 तक वो गैसेस थे, 4 से हायर गए तो लिक्विड में आ गए, और उससे 18 से हायर गए तो वो सॉलिड्स में आ गए। तो वही चीज है भैया, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट हमारे इंक्रीज करेंगे।
देखो boiling point of different alkanes are given in table 13.2, from which it is clear that there is steady increase in boiling point with increase in molecular mass. This is due to the fact that intermolecular van der Waals forces increases with increase of molecular size or surface area of the molecule. ठीक है जी, जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे van der Waals फोर्सेस बढ़ेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे पास पेंटेन है CH3 CH2 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 CH3, ये पेंटेन था, एन पेंटेन। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, इस तरीके का होगा। जब दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो इसके टचिंग में होगा, उसका साइज सेम रहेगा, तो उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। ये जो एरिया था ये क्या था, कॉमन था। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। अब मैंने ये आइसोमेरिक एल्केन ही लिए। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे बना दिया मैंने CH3। अब इसकी कार्बन चेन क्या कर दी, छोटी कर दी। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो एरिया था ये हमारा छोटा हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा भैया, छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक और लिया हमने CH3 C CH3 CH3 CH3, ये क्या हो गया, स्फेरिकल शेप में आ गया। अब दूसरा जो शेप मॉलिक्यूल होगा वो भी ऐसे ही होगा, स्फेरिकल ही होगा वो भी। CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है ना। तो उसकी शेप तो स्फेरिकल होगी, तो स्फेरिकल में उसका सरफेस एरिया क्या है, थोड़ा सा है। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन चेन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, with increase in branching boiling point decreases। clear है, increase in carbon chain boiling point increases। ठीक है जी, जब हम ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, जब हम कार्बन चेन इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ना है। यू कैन मेक यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे इसे आगे रीड करना है। You can make an interesting observation by having a look on the boiling point of three isomeric pentanes। Pentane का example दिया है यहाँ पे, with pentane 2-methyl butane and 2,2-methyl dimethyl propane। It is observed table 13.2 that pentane having a continuous chain of 5 carbon atom has highest boiling point 309.1 Kelvin, whereas 2,2-dimethyl propane boils at 282.5। With increase in number of branch chains, the molecule attains the shape of a sphere। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, this results in smaller area of contact, ये surface area decrease कर जाता है। Therefore, weak intermolecular forces between spherical molecules which can overcome at relatively lower temperature। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा हीट देंगे तो वो भैया वो क्या करेगा, उड़ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बॉयल कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें टेबल में गिवन है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं कार्बन चेन बढ़ रही है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है भैया हमारा, इंक्रीज कर रहा है। आइसोमेरिक अल्कोहल आइसोमेरिक एल्केन्स में विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, देखो ये ब्यूटेन था, ये 3-मिथाइल 2-मिथाइल प्रोपेन था। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मासेस सेम है, बट उनके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गए।
यहाँ पे ब्रांचिंग की, हमने ब्रांचिंग की तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। पेंटेन सबसे ज्यादा है, तो मिथाइल ब्यूटेन कम हो गया, यहाँ पे गए तो और कम हो गया। हेक्सेन, हेप्टेन, अब जब यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस भी बढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। क्लियर हो गया जी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। As mentioned earlier, alkanes are generally inert towards acid, bases, oxidizing and reducing agents। क्योंकि कब सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो हमारे इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हम पेट्रोल लेके आते हैं, पेट्रोल को आपने देखा हुआ है ना, डिफरेंट बॉटल्स में, या डीजल को हम लेके आते हैं डिफरेंट बॉटल्स में या कैंस में, चेरी कैंस में उन्हें कैरी करते हैं, तो बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेसिस, राइट। हाउएवर दे अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। इनकी कुछ रिएक्शंस हैं, वो जो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि भैया नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, वो सारी यहाँ पे हम करेंगे। फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक चीज जो जुड़ी हुई है उसको हटा के हम किसी और चीज को उसमें ऐड अप कर देंगे, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक चीज हटा के, एक फंक्शनल ग्रुप हटा के या कोई भी एक ग्रुप हटा के उसकी जगह दूसरा ग्रुप लगा दिया जाए, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इसमें बोलते हैं वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस। नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, हैलोजनेशन, ठीक है ना, कुछ भी हैलोजन से कर दिया, नाइट्रो ग्रुप से, सल्फोनिक ग्रुप से। हैलोजनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट हाई टेम्परेचर 753 to 773 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में। लोअर एल्केन्स do not undergo lower alkanes do not undergo nitration and sulfonation reactions. These reactions in which hydrocarbon atom of alkane are substituted are known as substitution reaction। जहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय डिफरेंट ग्रुप्स, उसको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी देर तक पीछे छोड़े नहीं, प्लस टू में भी आएगी सेम रिएक्शन। हमने मीथेन लिया, मीथेन का क्लोरीनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, या हमने इसे हीट कर दिया हाई टेम्परेचर, ठीक है, 573 to 773 केल्विन, तो ये हमारा क्या बना के देगा, क्लोरोमीथेन एंड HCl। ऐसे ही हमने क्या किया, क्लोरोमीथेन लिया, इसका क्लोरीन के साथ किया तो डाइक्लोरोमीथेन और HCl। डाइक्लोरोमीथेन का फिर से क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन, इसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, और HCl मिल जाएगा। और इसके बाद CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन का फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या देता है हमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl, राइट। सो दिस इज द कंटिन्यूअस रिएक्शन, ठीक है, चेन रिएक्शन बोलते हैं हम इसे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसे हम समझेंगे भी आगे। इसके बाद हमने क्या किया, मीथेन लिया, ये इथेन लिया, इथेन लिया, उसका क्लोरीनेशन किया, तो इधर से क्या हुआ, CH2 CH3 CH2 Cl2, ठीक है। यहाँ पे भी रिएक्शन जो है, अगर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाल के रखेंगे तो रिएक्शन हमारा चलता रहेगा, और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता हुआ चला जाएगा, ठीक है जी। It is found that the rate of reaction of alkanes with halogen, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज, किस तरीके से हम उनका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड, फ्लोरिनेशन के साथ हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज इट इज टू वायलेंट, बहुत मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। आयोडोनेशन रिएक्शन इज वेरी स्लो, आयोडोनेशन इज वेरी स्लो एंड अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो it is carried out in presence of oxidizing agent like HiO3 and HNO3,
ठीक है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज HI जो होता है इट एक्ट एज अ, लिख लीजिएगा बुक में, HI एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो जनरली हाइड्रोजन देता है, ये हाइड्रोजन देगा, दिस मेक्स द रिएक्शन रिवर्सिबल। अब मुझे तो ये चाहिए ना, CH3I चाहिए, तो इस HI को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो इस HI के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे हमने HNO3, HiO3 वाला रिएक्शन तो दिया हुआ है, आयोडीन प्लस वाटर। अगर हम इसका HI के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो दिस विल गिव अस I2 प्लस H2O प्लस NO2। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हेलोजनेशन इज सपोज टू प्रोसीड via free radical chain mechanism involving three steps, namely initiation, propagation and termination, namely three steps: initiation, propagation and then termination। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, और ये पेपर में कई बारी पूछ लिया जाता है कि भैया दिखाओ कि ये कैसे होएगी, कैसे हमारी इनिशिएशन हो रही है, कुछ कैसे हमारे इनिशिएशन हो रहा है, कुछ हमारा इनिशिएशन हो रहा है, कैसे प्रोपोगेशन हो रहा है, और कैसे हमारा टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे होएगा। अब इनिशिएशन, इनिशिएशन के लिए क्या है, हमें कोई चीज, चेन इनिशिएटर चाहिए होगा, है ना, कोई रिएजेंट होगा, किसी की प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन खुद से इनिशिएट होगा, हमने डाला और ये काम करना शुरू करेगा, ठीक है जी, ये काम करना शुरू करेगा। कैसे काम करना शुरू करेगा देखते हैं। हमने इनिशिएशन किया, द चेन इज इनिशिएटेड बाय होमोलिसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। द CL-Cl bond is weaker than CC bond and CH bond and hence it is easiest to break। क्लियर हुआ? इसको हम क्या करते हैं, मैं आपको व्हाइट पेपर के ऊपर इसे क्लियर कराता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से ये व्हाइट शीट पे आपको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से हमारा ये बनेगा, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल चेन इनिशिएशन किया। ये अपनी नोटबुक में एज इट इज लिख लीजिएगा, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए, पेपर में आ जाता है ये, ठीक है। चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन कैसे हो रहा था, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, ये क्लोरीन लिया, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हुई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमने कर दिया उसको, या उसे हीट किया, ठीक है। यहाँ पे हो गया होमोलिसिस, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लोराइड क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, राइट। तो इनिशिएशन, मेरा रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद प्रोपोगेशन, बुक में आपको दो ही स्टेप बताए गए, मैं आपको सारे स्टेप कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। पेपर में आएगा तो ये अपने दो ही स्टेप बता देने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, CH4 प्लस Cl, है ना, ये क्लोराइड क्लोरीन फ्री रेडिकल CH4 के पास जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां से क्या हुआ, ये देखिए, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हमने CH3H रखा, ये बॉन्ड इसके पास, ये वाला बॉन्ड इसके पास, तो ये क्या करेगा, CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा और एक HCl बना देगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ?
उसके बाद क्या होगा बी स्टेप में, CH3 फ्री रेडिकल ये क्या करेगा, क्लोरीन के पास फिर से जाएगा, यहाँ पे फिर से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, दिस विल गिव अस CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब ये जो Cl फ्री रेडिकल था ये फिर से क्या करेगा, CH2Cl H, ये किधर, ये किधर, इसने क्लोरीन फ्री रेडिकल ले लेना है, दिस विल फॉर्म CH2Cl प्लस HCl, ये क्या बन गया मेरा फ्री रेडिकल। अब इसके बाद क्या होगा CH2Cl फ्री रेडिकल, ये फिर से क्लोरीन के पास आगे रिएक्ट करेगा, दिस विल फॉर्म CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये Cl फ्री रेडिकल फिर से रिएक्ट करेगा, CHCl2H और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, दिस विल फॉर्म CHCl2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। अभी क्या होगा CHCl2 फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, दिस विल गिव अस CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब क्या होगा ये CH3 नहीं CHCl3 CCl3H क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया, दिस विल फॉर्म CCl3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, CCl3 फ्री रेडिकल क्लोरीन और क्लोरीन के साथ, दिस विल गिव अस CCl4 प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किसी और से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो ये तो था हमारा प्रोपोगेशन। अब उसके बाद आएगी बात टर्मिनेशन की। अब टर्मिनेशन में क्या हुआ, जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स थे वो सारे कंबाइन करना शुरू करेंगे, जो रह गए हैं। कौन सा रह गया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल रह गया, क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देंगे Cl2, CH3 एक फ्री रेडिकल बना था, दूसरा CH3 फ्री रेडिकल बना था, ये दोनों मिलके C2H6 बना देंगे। एक CH3 फ्री रेडिकल बना था और एक Cl फ्री रेडिकल बना था, दिस विल फॉर्म CH3Cl, ये बना देगा। और इसके बाद हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी भैया, स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा जी, स्टॉप हो जाएगा। तो अगर वो पूछता है कि भैया कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें इतने ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप प्रोपोगेशन में यहाँ तक भी रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद लिख दो कि भैया चलता रहेगा रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है, तो वो आप दिखा सकते हो। उसके बाद टर्मिनेशन, ये रिएक्शंस हमें यहाँ पे शो करनी है। दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, पेपर में आ जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है जी। चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, इसे लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंबशन। Alkanes on heating in presence of air or dioxygen are completely oxidized to carbon dioxide and water with evolution of large amount of heat, है ना। हम गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हमारे घर पे ब्यूटेन यूज हो रही है ना, LPG गैस यूज हो रही है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो वो ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन दे गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मिथेन हमने लिया, उसका कार्बन डाइऑक्साइड के सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रहा है, एंड इट रिलीजेस enormous amount of energy, large amount of energy, -890 किलो जूल पर। ऐसे ही हमने ब्यूटेन लिया C4H10, उसका ऑक्सीडेशन किया तो अगेन -2875.84 किलो जूल पर मोल की एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको जनरल इक्वेशन याद हो जाती है तो वेरी गुड, नहीं होती तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आप उसे निकाल सकते हो, ठीक है।
अब जैसे C4H8 था, लेट सपोज मुझे वो H10 था, मुझे इसे बैलेंस करना था, तो मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ? तरीका है, हिट एंड ट्रायल है। यहाँ पे कार्बन 4 थे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस ऑक्सीजन को एलिमेंटल फॉर्म में ले लेता हूँ, O2 की जगह मैं O लिख देता हूँ और इसको बैलेंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, C4, यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 8, 8 प्लस 5 13, तो 13 लिख दिया यहाँ पे। इसको क्या करो, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हाट डू वी गेट, 2C4H10 plus 13O2. This will give us 8CO2 plus 10H2O. This is the balanced equation. This is the balanced equation. Right? इसे हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। बोल रहा है कि due to the evolution of large amount of heat during combustion, alkanes are used as fuels. During incomplete combustion of alkanes with insufficient amount of air or dioxygen, carbon black is formed, which is used in manufacture of ink, printer ink, and black pigment, and as filters. And as filters use होती है। मिथेन हमने लिया, इसका इनकम्प्लीट कंबशन किया, तो वो हमें क्या दे रहा है, कार्बन ब्लैक एंड वाटर। कार्बन ब्लैक एंड वाटर, जिसका अभी हम प्रिंटर्स की तरह, फिल्टर्स की तरह, कार्बन ब्लैक पिगमेंट सब के लिए हम यूज करते हैं। राइट, क्लियर है?